Continuing in the chapter of molecular basis of inheritance, in the third lecture today, आज हम बात करने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब एनसीईआरटी ने हमें इस टॉपिक के अंदर कुछ कहानियाँ सुनाई हैं जो बेसिकली फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अब एनसीईआरटी कहती है क्या कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है इन्होंने कुछ खोजबीन करी जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। फिर इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर कुछ और लोगों ने मेहनत करी, वो ये 3 लोग थे। इनकी वजह से एक फर्दर एक डेवलपमेंट हमको मिली और फिर लास्ट में एक फाइनल हमें एक अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट ने। और इसके बाद सब लोग मान गए कि हाँ भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। लेकिन हमें ये कहानियाँ पढ़नी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जा चुके हैं। अब एनसीईआरटी कहती है कि देखो जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियन की जो फ्रेडरिक मीशर ने करी थी और जो प्रपोजिशन किया था हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का मेंडल ने, ये लगभग सेम टाइम के आसपास था। अब ये किस टाइम की बात हो रही है तो आप ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि मेंडल ने 7 साल तक काम किया था और ये ड्यूरेशन थी 1856 से लेके 1863। अब ये साल याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भाई ये मेंडल ने कितने से कितने टाइम तक काम किया था। फिर बात आती है फ्रेडरिक मीशर ने कब काम किया था, तो एनसीईआरटी आपको 1869 का ईयर बता चुकी। तो 1863 की बात करें, 1869 की बात करें, लगभग सेम टाइम के ही आसपास हो रहा है ये सब। अब उसी चीज़ को एनसीईआरटी ने बोला कि हालांकि जो डिस्कवरी हो चुकी है न्यूक्लियन की फ्रेडरिक मीशर के थ्रू और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए हैं ये लगभग सेम टाइम के आसपास हैं, लेकिन इस बात को एस्टैब्लिश होना कि जो हमारा डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और इसको खोजना हमारा ये क्या हुआ, इसको बहुत लंबा टाइम लगा। इट टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन, साबित होना और मालूम चलना इसके अंदर बहुत टाइम लगा। अब हम वापस से इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो देखो एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने 1952 के अंदर जब ये काम किया है तब हमें ये चीज़ प्रूव हुई है कि भैया जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। तो ये 1869 से लेकर के 1952 तक का टाइम लगा है। अब एनसीईआरटी कहती है क्या कि 1926 के आसपास ये क्या है, जो हमारी जो खोज चल रही थी, ये जो हंट चल रहा था, क्वेस्ट चल रही थी, ये डिटरमाइन करना कि जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इनहेरिटेंस को ट्रांसमिट करने का मैकेनिज़्म क्या है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गया था। मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचने का क्या मतलब है कि अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को ढूंढने लगे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम लोग जब ये बात कर रहे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके ये डिस्कवरीज करी हैं, तो एक एक कंट्रीब्यूशन जो है बहुत मायने रखता है। तो मेंडल ने काम किया, सटन ने काम किया, थॉमस एंड मॉर्गन ने काम किया और बाकी बहुत सारे लोगों ने काम किया। और इनके काम करने की वजह से जो हमारी खोज थी वो नैरो हो गई, कहाँ पर, क्रोमोसोम्स तक। अब हमें ये था कि क्रोमोसोम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल कौन सा है, कि वो प्रोटीन है, कि वो डीएनए है, कि वो आरएनए है, क्या है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमें ढूंढना था। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। अब इसको आंसर करने के लिए 1928 के अंदर हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मिराक्युलस डिस्कवरी रही है, मिराक्युलस बिल्कुल करिश्मा रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, एक चीज़ अपने आप को बदल ले। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है ट्रांसफॉर्मर्स, उसके अंदर क्या हो रहा था, वो एनिमल जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो अचानक से गाड़ी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी अपनी पूरी की पूरी फॉर्म ही चेंज कर ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहा हमने इस चीज़ को। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या देखा कि हम जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। इसका पूरा नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, या इसको हम लोग न्यूमोकोकस भी कहते हैं। अब ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, अब नाम से पता चल रहा है कोकस है, तो इसकी शेप कैसी है, हमारी स्फेरिकल शेप्ड है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस हमारा बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल था निमोनिया कॉज करने के लिए। अब इन्होंने क्या पाया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है, जब हम लोग इसको ग्रो करते हैं एक कल्चर प्लेट के ऊपर, तो 2 तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं। पहली चीज़ हमें क्या मिलती है कि हमें मिलती हैं स्मूथ शाइनी कॉलोनी, जिसको हमने एस कॉलोनी बोला।
और ये स्मूथ शाइनी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर म्यूकस या पॉलीसैकेराइड की एक कोटिंग प्रोड्यूस होती है। और कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो रफ़ कॉलोनीज़ के नाम से कहलाई जाती हैं। ये रफ़ क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ये म्यूकस या पॉलीसैकेराइड का कोट कोई प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास दो तरीके की कॉलोनीज़ हो गई, एक हो गई एस कॉलोनीज़ जिसको स्मूथ शाइनी कॉलोनी कहा, जिसके अंदर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट है। दूसरी कॉलोनी हो गई आर स्ट्रेन की कॉलोनीज़। अब हमने क्या देखा, ग्रिफिथ ने क्या देखा कि जब वो जिंदा एस को हमारे माइस के अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहा है तो हमारा चूहा मर जाता है। जिंदा आर को जब इंजेक्ट करता है माइस के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निमोनिया इसमें डेवलप होता है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। फिर बात आती है क्या कि ग्रिफिथ जो थे ये एबल थे, ये इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया, ही वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, कि बैक्टीरिया को मारने के लिए ये एबल थे। इन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि भाई अगर हम लोग हीट कर दें तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने क्या किया, एस वाले को किल कर दिया और आर वाले को किल कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा, एस वाले को जब किल किया हमने और उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तब माइस जिंदा है। इसका क्या मतलब, जब जिंदा एस वाले को डाला था तब माइस मर गया था, लेकिन जब एस को हमने मार दिया है और अब माइस के अंदर इंजेक्ट किया है तो माइस जिंदा है। यानी एस के अंदर कोई चीज़ थी जो अब बीमारी कॉज नहीं करवा पा रही है। अब इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करो कि जिंदा आर वाले को जब अकेला डाला था तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी माइस को। अब इन्होंने क्या किया है, हीट किल्ड एस वाले को जिंदा आर वाले के साथ डाला है। तो इन दोनों रिएक्शंस को, जिनको मैंने एनसर्कल कर रखा है इस टाइम पे, आप देखो इसमें तो माइस को ज़िंदा रहना चाहिए था कि आर स्ट्रेन वाले से भी माइस मर रहा नहीं है और हीट किल्ड एस वाले से भी माइस मरा नहीं है। तो जब हम लोग इन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर लें इस रिएक्शन के अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं, हीट किल्ड एस वाले को जब जिंदा आर वाले के साथ डाला है तो हम लोग देख रहे हैं माइस मर जाता है हमारा। अब भाई मज़े की बात ये है कि भाई ये मर गया, चलो ठीक है मर गया, हम लोग क्या देख रहे हैं, मोर ओवर ग्रिफिथ भाई साहब क्या डिस्कवर करते हैं क्या कि एस वाला जो है जिंदा बैक्टीरिया मिल रहा है डेड माइस से। इसका क्या मतलब, अब दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो ये भाई इसके अंदर जाके जिंदा हो गया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट है जो पॉसिबल है, वो क्या है, ये जो आर वाला था इसने अपनी फिजिकल फॉर्म कन्वर्ट करके एस में कन्वर्ट हो गया है। ये जो आर वाला था हमारा, इसकी फिजिकल जो वो थी फॉर्म थी वो चेंज हो गई है, यानी एस स्ट्रेन वाला में ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि एस स्ट्रेन के अंदर से कोई जेनेटिक मटेरियल जो है आर वाले के अंदर चला गया, जिस वजह से आर वाले ने अपने ऊपर क्या करा, म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और माइस के अंदर फिर जा कर के निमोनिया कॉज करके माइस को मार दिया। यही चीज़ वाली बात है कि माइस मर जाता है। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, जब उन्होंने मरे हुए एस को जिंदा आर के साथ डाला है। तो भाई जिंदा एस रिकवर हुए हैं मरे हुए माइस से, वो किस वजह से, क्योंकि आर वाला हमारे एस में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोगों ने बोला कि ट्रांसफॉर्म हो गया। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। और कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है जो ट्रांसफ़र हुई है हमारे मरे हुए एस वालों में से, जिसने अनेबल कर दिया, इसने अनेबल किया आर वालों को कि सिंथेसाइज कर पाए एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट और वायरुलेंट बन जाए, यानी एस वाला बन जाए। ये पॉसिबल किस वजह से हुआ होगा, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। ये हमें साबित हो गया कि भाई जेनेटिक मटीरियल जो है गया, लेकिन एक बात अभी साबित नहीं हुई कि बायोकेमिकल नेचर क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, ये हमें मालूम नहीं चला। अब बात आती है क्या कि हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, ये जो है ओसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी। ये 1933 से लेके 1944 तक हमारा काम करते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले हमें क्या सोचा जाता था सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी ये सोचती थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। तो इन लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, इन तीन लोगों ने गौर से सुनना, इन 3 लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला एक्सपेरिमेंट ये है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने प्योरीफाई करे बायोकेमिकल्स प्योरीफाई करने से का क्या मतलब है, इन्होंने प्रोटीन प्योरीफाई करा, इन्होंने डीएनए प्योरीफाई करा, इन्होंने आरएनए प्योरीफाई करा। अब क्या होता है, प्योरीफाई कर लिया इसका मतलब आइसोलेट कर लिया, निकाल के बाहर रख लिया।
अब जब इन्होंने आइसोलेट किया है तो इनका सोर्स क्या है आइसोलेशन का, इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स के अंदर से प्रोटीन्स निकाले हैं, हीट किल्ड एस वालों से डीएनए निकाला है और हीट किल्ड एस वालों से ही आरएनए निकाला है। अब इन्होंने क्या देखा कि अगर हम लोग हीट किल्ड एस वाले का प्रोटीन यूज़ करते हैं और आर के अंदर डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, आरएनए इंजेक्ट करते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब हम लोग हीट किल्ड एस वाले के डीएनए को उठाकर आर वाले में डालते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये चीज़ पहला एक्सपेरिमेंट इन लोग का, यानी दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज कर देता है आर बैक्टीरिया को कि वो ट्रांसफॉर्म होकर के एस में बन जाए। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये लोग करते हैं, एक हो गया इंडक्शन का, एक है इनहिबिशन का। अब इनहिबिशन का क्या मतलब है, ये लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स को उठाया इन्होंने जिनका नाम प्रोटीओज होता है, आरएनएजेस को उठाया, ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे, और तीसरा एंजाइम हमारा डीएनएज है, ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। तो इन्होंने देखा कि भाई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर हम लोगों ने डाला है यानी प्रोटीएजेस डाले हैं तो प्रोटीन ख़त्म हो गया, प्रोटीन ख़त्म हो गया तब भी हमारा क्या था, आर वाला एस में कन्वर्ट हो पा रहा था। फिर हमने आरएनएज डाला यानी आरएनए हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने देखा कि भाई अब भी हमारा आर वाला एस में कन्वर्ट हो पा रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने डीएनएज डाला है, डीएनएज डालने की वजह से क्या हुआ है, हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। डीएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा आर वाला एस में कन्वर्ट नहीं हो पाया यानी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। यहाँ से हमने कंक्लूड करा कि भाई डीएनएज डालने की वजह से डीएनए मर रहा है, और डीएनए क्योंकि ख़त्म हो गया इसलिए जो हमारा आर वाला है वो एस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है। क्या इन्होंने डिस्कवर किया कि जो प्रोटीएजेस हैं और जो आरएनएजेस हैं ये अफेक्ट नहीं करते हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को। इस बात से हमें क्या मिलता है कि ये सजेस्ट करती है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है यानी जेनेटिक मटेरियल वो ना तो प्रोटीन है ना आरएनए है, लेकिन जब हम लोग डीएनएज यूज़ करके डाइजेशन करते हैं तो ये डिड इनहिबिट दी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये सजेस्ट ये करता है कि डीएनए है जो कॉज करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। इससे हमने कंक्लूड किया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटीरियल है, लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं कन्विंस नहीं हुए। अब सबको कन्विंस करना है तो कोई काम अनोखा करना पड़ेगा। वो अनोखा काम किसने किया है, 1952 के अंदर हमारे अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। वो कंसेप्ट क्या था कि भाई हमने पढ़ा था कि जब हम लोग डीएनए को बना रहे हैं तो डीएनए को बनाने के लिए हमने क्या बोला था, डीएनए हो चाहे आरएनए हो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। वो चीज़ क्या क्या थी, पहला था हमारा क्या, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा था पेंटोज शुगर और तीसरी चीज़ थी फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप पे फोकस करो। इसका मतलब क्या, डीएनए के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या मिलेगा आपको, फॉस्फोरस मिलेगा, और प्रोटीन के अंदर आपको क्या मिलेगा, सल्फ़र मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये भूलना नहीं है, कंफ्यूज मत करना। कई लोग सोचते हैं प्रोटीन में पी है तो ये पी से फॉस्फोरस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है, ये भूलना मत। अब बात आती है क्या कि जो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट था ना, इसका मेन काम क्या था, इन्होंने बस एक चीज़ प्रूव करनी थी। इन्होंने ये प्रूव करना था क्या कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को प्रूव किया है, इन्होंने आरएनए वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये चीज़ बताई है हमें, इन्होंने किस पे काम किया है कि जो प्रोटीन है या डीएनए है, इन दोनों में से कौन है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज जो है हमारा, बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस होते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस रीड करें तो अनइक्विवोकल प्रूफ कि जो हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये कहाँ से मिलता है, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने क्या किया, उन वायरसेस के ऊपर काम किया जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और ऐसे वायरसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, क्या बैक्टीरिया को फाड़ने वाले, इस तरीके से याद कर सकते हो आप।
बैक्टीरिया को खाने वाले या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस का नाम होता है बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अटैच करता है अपने बैक्टीरिया के ऊपर। अटैच करने के बाद क्या करेगा, जब ये अटैच कर जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर, उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर छोड़ेगा और फिर उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। बैक्टीरिया का जो सेल है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना समझेगा और मैन्युफैक्चर करेगा और ज़्यादा वायरसेस। इस तरीके से ये काम चलेगा। हर्शी और चेज़ ने क्या काम किया है कि ये ढूंढा है कि प्रोटीन या डीएनए, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वायरस में से एंटर करती है बैक्टीरिया के अंदर, यानी जेनेटिक मटेरियल कौन है। इन्होंने क्या किया, मीडियम लिया। अब मीडियम के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है और दूसरे मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। अब मुझे लॉजिक से बात बताओ, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं। यही चीज़ हमने यूज़ करनी है क्या, कि इस मीडियम के अंदर जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसके अंदर क्या हो जाता है कि रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाता है, और जिसके अंदर हमारे मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है उसके अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव बन जाता है। यही चीज़ समझनी है। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, इनके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था, लेकिन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट, तो प्रोटीन वालों के केस में क्या हुआ कि वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, इनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिला। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, हमारे पास दो तरीके के बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट है। ये हम लोग यहाँ डायग्राम में भी एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया हुआ है। अब देखो, वायरस जो बैक्टीरियोफेज है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो इसका क्या है, ये कैप्सिड है और ये कैप्सूल कह लो इसको, और दूसरी चीज़ क्या है, हमें अंदर क्या दिख रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल। अब ये रेड कलर से दिखाया हुआ है इन्होंने, इसका क्या मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव है। अब एक के अंदर प्रोटीन का जो कैप्सूल है वो रेडियो एक्टिव है और एक के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है, ये रेड कलर से दिखाया हुआ है। अब एनसीईआरटी ने क्या बताया आपको, देखो ये नंबरिंग याद रखना, ये पूछी जाती है। PQRS, फॉस्फोरस और सल्फ़र की बात हो रही है, हम लोग इसको 32 बोल रहे हैं, 33, 34, 35, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। तो S35 यूज़ किया है, P32 यूज़ किया है, ये चीज़ याद रखना। S35 है, P32 यूज़ किया है। अब इन्होंने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजिस को जब हम लोगों ने अलाउ करा कि वो अटैच कर पाएँ ई कोलाई के ऊपर और फिर इन्फेक्शन होने दिया। इन्फेक्शन होने के बाद हमने वायरल कोट्स को रिमूव कर दिया, किस तरीके से, एजिटेट करके ब्लेंडर के अंदर। फिर हमने क्या किया कि वायरस पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया जब हम लोगों ने उनको स्पिन किया सेंट्रीफ्यूज के अंदर। अब क्या है, इन्फेक्शन हो गया है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हमने देखना है कि भाई रेडियो एक्टिव चीज़ कौन सी है। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफ़र जिसका हुआ है वो चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप इस वाले डायग्राम को देखो, अगर ये कैप्सिड रेडियो एक्टिव था और डीएनए नॉर्मल था तो डीएनए अंदर गया इसके अंदर और रेडियो एक्टिव जो हमारा कैप्सिड था वो बाहर रह गया, और जब हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया सेंट्रीफ्यूज से तो रेडियो एक्टिविटी बाहर चली गई, हमारे ई कोलाई रेडियो एक्टिव नहीं बने। नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल, लेकिन सुपरनेटेंट के अंदर कैप्सिड हमें मिला जो कि रेडियो एक्टिव था। अब इस वाले केस को अगर आप देखो, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है हमारी, इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो रेडियो एक्टिव डीएनए हमारा कहाँ चला गया, सेल के अंदर आ गया, और हम लोगों ने जब इसको सेंट्रीफ्यूगेट करा है और इसको रिमूव कर दिया तो हमारा ये चला जाएगा, तो हमारा जो ई कोलाई है वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। तो रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्ट हो जाएगा सेल्स के अंदर, लेकिन सुपरनेटेंट के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी। अब ये भी पॉसिबल है कि आपसे ये IBC ये स्टेप्स पूछ लें, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये उसी तरीके से है जैसे DAE दही हमने पढ़ा था किसके अंदर, PCR के अंदर, डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, उसके स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके भी स्टेप पूछे जा सकते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे हर्शी चेज़ एक्सपेरिमेंट के। पहला स्टेज क्या है, इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बात आती है क्या, कि जो बैक्टीरिया है जिसको इन्फेक्ट किया था हम लोगों ने उन वायरसेस के थ्रू जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था वो रेडियो एक्टिव थे। इसका क्या मतलब हमें समझ में आया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो पास हुआ है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो बैक्टीरिया जिनको हम लोगों ने उन वायरसेस के थ्रू वो इन्फेक्ट किया था जिनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। ये इंडिकेट करता है प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेज।
डीएनए इज देयरफॉर, इसलिए हमने कंक्लूड कर दिया, द जेनेटिक मटेरियल जो कि पास होता है फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो अनइक्विवोकल प्रूफ रहा, और ये बात इसने इस्टेब्लिश कर दी हर्शी और चेज ने 1952 के अंदर, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है।